नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पाकिस्तान को यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना पड़ा भारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अनबन की चर्चा तेज, सत्ताधारी शिवसेना ने कांग्रेस पर कसा तंज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, कोरोना की हुई जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज होगी बीजेपी की बैठक, विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा शुरू। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वह हर मंच पर कश्मीर राग अलापता रहा है, जबकि कोई भी देश उसका साथ नहीं देता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया, इसे लेकर भारत ने उसे लताड़ा और उसके दुस्साहस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यूएनएचआरसी के 43वें सत्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने इस्लामाबाद को राइट्स फोरम का दुरुपयोग करने पर लताड़ा। उन्होंने पड़ोसी देश से कहा कि वह किसी को भी अवांछित सलाह देने से पहले अपने यहाँ की गंभीर मानवाधिकार स्थितियों का आत्मनिरीक्षण करे। पाकिस्तान में मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों पर परिषद का ध्यान आकर्षित करते हुए भारत ने कहा कि जिस तरह से योजनाबद्ध और संस्थागत तौर पर इस निंदा को हथियार बनाकर पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहा है, वो देखने वाली बात है। यही नहीं, अल्पसंख्यकों को जिस तरह से डराया गया है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अनबन की चर्चा तेज है। इस बीच सत्ताधारी शिवसेना ने गठबंधन की साझीदार कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के मंत्रियों थोराट और अशोक चव्हाण के हालिया बयानों को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा, खटिया क्यों चरमरा रही है। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे सरकार के 6 महीने पूरा होने पर कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि गठबंधन की यह सरकार 1 महीने भी नहीं चल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आगे भी इसकी संभावना नहीं है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खटिया रह रहकर कुरकुर की आवाज करती है। खटिया पुरानी है, लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक विरासत है। इस पुरानी खाट पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए कुरकुर महसूस होने लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र सिंह की तबियत बिगड़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें बुखार है और सांस लेने में भी तकलीफ है। जानकारी के अनुसार बीते 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब थी और तकलीफ बढ़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी कोरोना जांच भी हो गई है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर बताया है कि तेज बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के चलते मैं बीती रात राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। मैं आप लोगों को अपने विषय में अपडेट करता रहूंगा। राजीव गांधी अस्पताल की ओर से सत्येंद्र जैन को लेकर बयान आया है कि स्वास्थ्य मंत्री का सैंपल ले लिया है, अस्पताल में ही जांच की सुविधा है, अभी उनकी हालत स्थिर है और कोरोना के लक्षण मानकर चल रहे हैं। रिपोर्ट आते ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। रविवार को ही वह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई बैठक में गए थे और तमाम लोगों के संपर्क में आए थे। इस बैठक में केजरीवाल से लेकर अमित शाह, अनिल बैजल व तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यसभा चुनावों की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। राजधानी जयपुर में आज बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ऐसे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी में यह फर्क है कि उनको 300 मौतों का फर्क नहीं पड़ रहा और कांग्रेस इस समय आनंद ले रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भी पूनिया ने कहा कि क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हमें कुछ भी खोने का डर नहीं है। साथ ही पूनिया ने कहा कि इन चुनावों में पार्टी दल में जो भी विधायक गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। हमारा विधायक दल एकजुट है और हम बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत करेंगे। सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रतिशोध का माहौल बनाया है वह विद्वेष का माहौल बनाया है, राजस्थान की शुचिता को बिगाड़ा है। हमारी रणनीति तो साफ है, खुली है और हमने कोई 15 दिन पहले चिंता नहीं करी। आपके संज्ञान में है कि बहुत पहले से तय थी कि हमारी 16 तारीख को विधायक दल की बैठक 11 बजे पार्टी कार्यालय होगी और उसके बाद उचित लगेगा तो हम 2 दिन के लिए साथ रहेंगे और उस साथ रहने में भी हम जिया बेकरार है ये गाना तो कम से कम नहीं सुनेंगे और पार्टी के कुछ विधायी कामों की चिंता करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चिंता करेंगे और अधिकांश विधायक नए हैं जिनको मतदान की प्रक्रिया को समझना जरूरी है, इसलिए वो प्रशिक्षण होगा
केंद्र से 2 पर्यवेक्षक हैं, वो मौजूद रहेंगे, वी मुरलीधर राव हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और श्रीमान अविनाश राय खन्ना। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी, जो संगठन के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और संगठन का संवाद, इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लॉकडाउन 5 में छूट का दायरा बढ़ने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करने में जुट गया है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा। कोरोना संक्रमण काल के बीच जिला निर्वाचन में मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन आगामी 27 जून को होगा। दावा और आक्षेप को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई रखी गई है। दावों और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तक होगी। पूरक सूचियों की तैयारी 17 जुलाई तक और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा। भारत में पिछले 24 घंटों में 10,667 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जबकि 380 मौत हुई हैं। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 3,43,091 हो चुकी है, जिसमें 1,53,178 सक्रिय मामले हैं और 1,80,013 ठीक, डिस्चार्ज, माइग्रेट और 9,900 मौतें शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जांच की क्षमता बढ़ाने और इस महामारी से संक्रमित लोगों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बीच भारत में पिछले 24 घंटों में 10,667 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जबकि 380 मौत हुई है। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 3,43,091 हो चुकी है। इधर कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप दुनिया में एक और रिकॉर्ड बना चुका है। विश्व में संक्रमितों की संख्या जहां 80 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, वहीं मृतकों की संख्या 4.36 लाख को पार हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा। सरकार ने इस संबंध में जारी किए गए एक आदेश में यह बात कही है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि को बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी। बता दें कि बीते मार्च में भी सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था। नए आदेश से साफ है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए मार्च 2021 तक का इंतजार करना होगा। कोरोना संकट के बीच उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर आई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को अगले सत्र में फीस नहीं बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई भी निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सत्र 2020-21 में फीस वृद्धि करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना संकट के कारण विद्यार्थियों के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों को यह बड़ी राहत दी है, जिसे निजी और सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को मानना होगा। वहीं कल से प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज 23 मार्च के बाद अब खुलने जा रहे हैं, लेकिन उस शैक्षणिक संस्थानों में केवल शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को ही आना होगा। लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेनों में से कुछ और ट्रेन पटरी पर लौट सकती हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य यदि स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन चलाने की मांग करते हैं तो ट्रेन चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों के लिए उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए भी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में बदला है। राज्य सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। इनमें संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग अलग कोच है। हर कोच में 8 कैबिन बना है। जहां तक संभव होगा हर केबिन में एक मरीज रखेंगे। वहीं एक कोच में पॉजिटिव 2 ही मरीजों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की बताई जगहों पर कोच को रखा जाएगा। रेलवे के पास 85 ऐसे स्टेशन है जहां रेलवे का अस्पताल है। यहाँ मेडिकल स्टाफ रेलवे का होगा। 135 स्टेशन पर राज्य सरकार मेडिकल स्टाफ देगी। अब तक तेलंगाना, यूपी और दिल्ली ने इस तरह की कोच की मांग की है। 40 कोच दिल्ली के शकूर बस्ती शेड में पहुंचाया गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव काफी बढ़ता नजर आ रहा है।
उत्तर कोरिया की सेना ने चेतावनी दी है कि वह दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा पर स्थित व सैन्यकृत इलाके में सेना भेजने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि सीमा पर उत्तर कोरियाई विद्रोहियों के आलोचना वाले गुब्बारे उड़ाने से नाराज उत्तर कोरिया की सेना ने यह धमकी दी है। इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। किम यो ने खराब होते रिश्तों और सीमा पर उत्तर कोरिया विरोधी गुब्बारों को रोकने में असमर्थ रहने के लिए भी दक्षिण कोरिया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण कोरिया जल्द ही सीमा पर बने बेकार संपर्क कार्यालय को बंद होने का गवाह बनेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी के एक विधायक का रिश्तेदार भी मारा गया है। मारा गया आतंकी साल 2019 से इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वह हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों से समर्पण करने की बात कही। बावजूद इसके आतंकियों की ओर से फायरिंग होती रही। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकियों की पहचान जबेर अहमद वानी, कमरान जहूर मनहास, मुनाबुल इस्लाम के रूप में हुई है। मारा गया आतंकी कमरान जहूर मनहास पीडीपी के पूर्व विधायक जफर इकबाल मनहास का रिश्तेदार था। बता दें कि शोपिया में इस महीने तक अब तक 17 आतंकियों का सफाया हुआ है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 722.08 अंक ऊपर 33,950.28 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.14% यानी 209.80 अंकों की बढ़त के साथ 10,023.50 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज सभी बढ़त पर खुले। शीर्ष बढ़त वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, जी लिमिटेड, यूपीएल, एचडीएफसी बैंक और वेदांता लिमिटेड शामिल हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज सभी सेक्टर्स हरे निशान पर खुले। इनमें फार्मा, मीडिया, आईटी, ऑटो, मेटल, बैंक, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक शामिल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि की। दिल्ली में 47 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत अब 76.73 प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल में 57 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद राजधानी में डीजल की कीमत बढ़कर 75.19 प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 48 पैसे और डीजल की कीमत में 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। सोमवार को दिल्ली में 48 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 76.26 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं डीजल में 59 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 74.62 रुपये प्रति लीटर थी। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।